तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए जैसा कि हम लोग डेली 25 क्वेश्चन साइंस के डेली के डेली हम लोग कवर करते हैं। तो आइए आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन आगे के पढ़ने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और यदि आप नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो देखते हैं बट ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्त ऐसा मत किया करें, आप वीडियो को भी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे आपके इस भाई को मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे की क्लासें एक नई एनर्जी और ऊर्जा के साथ आपके साथ हम लोग लाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया डैश लिखित दस्तावेज है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें बताना है एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है यहाँ पे क्या एक लिखित दस्तावेज ऐसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो दिए रखे हैं हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट, तो यहाँ पे याद रखना कि एथनोग्राफी यह लोगों और संस्कृतियों का एक व्यावहारिक अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है और सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य किसी मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा एथनोबॉटनी। ये वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है क्वेश्चन और उसके हम लोग पॉइंट भी डिस्कस करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको। तो जानवरों, पौधों और जीवों के जो चिन्ह या अवशेष होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान। ये हो जाएगा पैलियोटोलॉजी। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे इसके ये पॉइंट हो जाएंगे, चलिए पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे नर विज्ञान यहाँ पे दिया रहा है, ये होता है मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा। पुरातत्व विज्ञान ये मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। वहीं औषधि विज्ञान ये हो जाएगा, जड़ी बूटियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यह देख सकते हैं आप, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था और क्वेश्चन एक से एक इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना, बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जीवाश्मों के अध्ययन को अभी हम लोग ऊपर पढ़े, ये हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। तो इस तरह आपको याद रखना है। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं। तो पॉइंट में कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। चलिए सीधा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पैलियोंटोलॉजी ये किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसको आपको बताना, पैलियोंटोलॉजी
ये आपका हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन, ये पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। ये RRB JEE 2019 में यहाँ से क्वेश्चन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना जो पादप विज्ञान है तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम करते हैं पेड़ पौधे यानी जो पादप होते हैं उन्हीं का हम कर लो करते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं ईजिली से। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो पौधों का अध्ययन ये कहलाता है पादप विज्ञान, इसके अंतर्गत किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान ये प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑन्कोलॉजी है ये किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो ऑन्कोलॉजी ये हो जाएगा आपके कैंसर के उपचार के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से संबंधित एक चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और अस्थि सुशिरता ये क्या हो जाएगी, यह उम्र संबंधित विकार है। इसमें अस्थि के पादपों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। तो ये याद रखना है। और मधुमेह ये क्या हो जाएगा, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्न्याशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। चलिए और ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, क्या और लिखा है। तो यहाँ पे है वृक्क संबंधी विफलता। तो इसको भी पढ़ेंगे। वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यानी यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दिया रखा कि कवक विज्ञान क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पे कवक विज्ञान क्या हो जाएगा। तो यह होता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, यहाँ पे कवक विज्ञान हो जाएगा। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या इसके पॉइंट। तो कवक विज्ञान में कवकों कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है एपीकल्चर। और सारोलॉजी इसमें करते हैं छिपकलियों का अध्ययन। और फ्रेंड इससे पहले हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। और ये हो जाएगा इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट में याद रखना है, इसीलिए हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करके चल रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं। तो जो भी फैक्ट रहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम लोग इस पॉइंट में क्लियर कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो आपको बताना माइकोलॉजी ये आपके होता है कवक का अध्ययन। तो कवकों के अध्ययन के लिए हम लोग माइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा ओनेरियोलॉजी। तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी, सपने। तो सपनों का जो अध्ययन है, स्वप्न जो हम लोग आते हैं उनका अध्ययन है ओनेरियोलॉजी कहलाता है। तो आइए इसके हम लोग फैक्ट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके फैक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे कि ओनेरियोलॉजी
तो यहाँ पे सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हो जाएगा टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जहर। तो जहर का अध्ययन यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विश्व विज्ञान कहते हैं। तो इसमें विषमता के लक्षण और प्रक्रिया, जिसे बोलते हैं मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके रहे पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बताना है आपको टैक्सोनॉमी ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहे आपके, इसमें बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा आपका जैव विविधता। तो जैव विविधता यहाँ पे टैक्सोनॉमी इससे संबंधित हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या दे रखे हैं इसके पॉइंट। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी जो वर्गीकरण विज्ञान है, मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव ये कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक, ये हो जाएगी सिस्टेमा नेचुरिया, इसमें डाली है। तो इन्हीं द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। और ये जो बुक है उनके, इसको इम्पोर्टेंट करके कहीं नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, इस तरह देख सकते हैं आप कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इस तरह आपको बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ये नहीं होगा। साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, ये भी नहीं होता है। जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उसके संबंध स्थापित करना, यह भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह आपको याद रखना है। ऑप्शन डी क्या है हमारा, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और या इसके क्वेश्चन के हम लोग फैक्ट भी समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके फैक्ट। तो यहाँ पे दिया रखा है कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। अब मूलतः जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बताना है, जो ऊतक हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका ऊतक विज्ञान। तो इस तरह आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस तरह हमको याद रखना है। और आगे भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डेली के डेली लाते रहेंगे। तो जो भी ये पिछले अभी ये रेलवे एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन्हीं के हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। डेली डेली 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ
खास नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ये और उस यूनिट से संबंधित ये उस यूनिट का एक लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम लोग एक आगे नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। ये हो जाएगा इकोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं एक हम लोग नई यूनिट की तरफ, और आज की यूनिट हमारी हो जाएगी सेकेंड। तो हम लोग आज एक दूसरी यूनिट नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा कोशिका, सिद्धांत, संरचना और कार्य। इसके हम लोग देखेंगे। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इसकी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जंतु कोशिका। तो यहाँ पे जंतु कोशिका इसका पहला चैप्टर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय ऊतक अधिकांश, यहाँ पे लिखा है परागकेंद्रकियों में मौजूद होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे बताना है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, केंद्रक झिल्ली। तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली ये मौजूद नहीं होती है। तो चलिए आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन 2022 में ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। चलिए इसके पॉइंट में समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे दे रखा है कि कोशिका के केंद्रक का यह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश पराकेंद्रकियाँ मौजूद नहीं होती हैं उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत के एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। और कोशिका में केंद्रक की खोज ये किसने की थी, ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो 1831 में ये आपको याद रखना है, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और जो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। तो इस तरह आपको ये फैक्ट याद रखना है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से और इस यूनिट से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सेल जो कोशिका होती है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के विघटन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे पॉइंट। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है, जो हमारी ऊर्जा मुद्रा होती है ये होती है एटीपी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है, और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह आती है तो वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि एटीपी की फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरह आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ये एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये आपको ये देखिए आपको फुल फॉर्म यहाँ पे मिल गई है। तो ये होती है एटीपी। ये ऊर्जा मुद्रा होती है, और एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग, प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि।
तो इस तरह आपको ये फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो कोशिका की आत्महत्या की थैली है, ये आपको बताना ये क्या होती है। इसे बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। तो इस तरह आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये आपको मार्क करते रहना। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके पॉइंट की तरफ, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, इसको यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर इंग्लिश में भी यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप हिंदी में इसको पता होगा तो आप इंग्लिश में इजीली से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और लाइसोसोम का पीएच मान जो होता है ये 4.5 से 5 अम्लीय होता है। और आपको याद रखना है ये होता है अम्लीय। तो हम लोग जानते हैं कि जो 7 से पहले जितना जो ये नंबर होते हैं ये होते हैं अम्लीय आपके, और ये जो होते हैं इसके 7 के बाद तो ये हो जाएंगे आपके क्षारीय। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु, इसे बोलते हैं पायरुवेट में विडंबन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पायरुवेट में यह विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ये होती है आपके कोशिका द्रव में। और ये देखिए आप 2022 के अभी तक ये लेटेस्ट सारे क्वेश्चन हैं। ये यूनिट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक क्वेश्चन रट लेना, इसके आंसर एकदम से सीधा जुबान पे होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं इसके पॉइंट की तरफ, और क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। और कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है, और कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और राइबोसोम। ये आपके ये रहे पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे, ये रहे 4 ऑप्शन, इनमें आपको बताना है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई आपको बताना है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा 50S और 30S। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की एक जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है, और 2 उप इकाई में 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर कितना ये टोटल हो जाएगा 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं, और राइबोसोम के ऊपर एक प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे लिखा है कि प्राकेंद्रकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा कि झिल्ली वृद्ध कोशिकाओं में कोशिकांगों की मौजूदगी, ये आपको यही गलत दिया गया है यहाँ पे। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो यही हो जाएगा, बाद बाकी ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। अत्यधिक छोटा आकार होता है, ये सही हो जाएगा। एकल गुणसूत्र होता है, ये भी सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र भाव कहलाता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसके हम लोग पॉइंट पे समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। प्राकेंद्रकी कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यधिक छोटे आकार की एक एकल गुणसूत्रीय होती हैं। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काव कहलाता है, और प्रोकैरियोटिक जीव या
प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा जोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30.5 किलो मोल। तो ये आपको ये याद रखना है। चलिए आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो इस तरह देख सकते हैं आप, संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, और इन प्रक्रिया में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है और जो कोशिका में होने वाली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को चला सकता है। और इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंतःद्रव्यीय जलिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन 2022 में ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे दिया रखा है कि अंतःद्रव्यीय जालिका सुकेंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्यीय जलिका की रचना ये प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपको बताना, ये जो चपटी कोशिकाएं किस में होती हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सल की उपकला होती है उसमें यह चपटी कोशिकाएं होती हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं इसके पॉइंट, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो सल की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आज का हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका लास्ट। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन को बताना है। यहाँ पे ए हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन बताना है। तो ये इसका ये हो जाएगा सही। और श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो दिए गए कथनों में 4 आपका गलत दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे पायरुवेट का विघटन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है। ये हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो डेली हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।